कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। शनिवार को हिंसक प्रदर्शन में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 96 सुरक्षा कर्मियों समेत 126 घायल हैं। 3 पुलिस वाले लापता हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए कश्मीर के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इंटरनेट सेवाएं रोक दी गई हैं। हालात को देखते हुए अमरनाथ यात्रा भी रोक दी गई है। आज होने वाली यूजीसी नेट की परीक्षा भी टाल दी गई है। इस बीच सीएम महबूबा मुफ्ती ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केंद्र राज्य सरकार के साथ मिलकर घाटी में हालात सामान्य करने की कोशिशों में जुटा है। मैं कश्मीर की जनता से अपील करता हूं कि कृपया वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखने में वो पूरी तरह से वो सहयोग करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे चरण में तंजानिया पहुंच गए हैं। दार एस सलाम एयरपोर्ट पर तंजानिया के पीएम कासिम मजालिवा और विदेश मंत्री बर्नार्ड मेम्बे ने मोदी का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग भी पीएम मोदी के स्वागत के लिए जुटे थे। तंजानिया में प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे तंजानिया के राष्ट्रपति से मिलेंगे। मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी और उसके बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। तंजानिया से आज रात ही प्रधानमंत्री मोदी केन्या के लिए रवाना हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दक्षिण अफ्रीका दौरे को तीर्थ यात्रा करार दिया है। पीएम मोदी ने पैंट्रिज से पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन तक यात्रा की, जहां 123 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ट्रेन की बोगी से जबरन उतार दिया गया था। पीएम मोदी ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि दोनों देशों को अपने बेहतर भविष्य के लिए महान अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। साउथ अफ्रीका और भारत विकास की नई उड़ान के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ रहा है। दोनों देश मिलकर के अपने कोटि कोटि जनों के सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नरत है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 10 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नर्मदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है। भोपाल, सीहोर, सतना, सागर, पन्ना, छतरपुर, विदिशा, रायसेन, रीवा समेत 23 जिलों में सामान्य से बहुत ज्यादा बारिश हुई है। कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलर्ट जारी कर इमरजेंसी नंबर 1079 जारी किया है। 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। अभी तो पहली प्राथमिकता है कि रात में यहाँ ना रुके लोग, क्योंकि पानी की और संभावना है, इसलिए स्कूल खोल दिए गए और जनता की पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी। अभी भोजन के पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, वो पैकेट्स दिए जा रहे हैं और बाद में फिर सूखा अनाज भी दिया जाएगा और बाकी व्यवस्थाएं भी की जाएगी। काफी इलाके में घूम के आए हैं, जहाँ जहाँ जनता को दिक्कत है वहाँ घूम के आए। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर पानी भरने की वजह से रोड ट्रैफिक के साथ साथ रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने कई इलाकों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आतंकवाद को जायज ठहराने वाले जाकिर नाइक के खिलाफ यूपीए सरकार ने रिपोर्ट होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की थी। बीजेपी के सांसद और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने यह खुलासा किया है। सत्यपाल सिंह के मुताबिक उन्होंने 2008 में पुणे का कमिश्नर रहते हुए केंद्र सरकार को जाकिर नाइक की संदिग्ध गतिविधियों और उसकी फंडिंग को लेकर रिपोर्ट भेजी थी। सत्यपाल सिंह का दावा है कि जाकिर लोगों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन कराता है। लड़के लड़कियों ने जो हिंदू या जैन धर्म के मानने वाले थे, उन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। इस आदमी ने खुद उनको कलमा पढ़ाया था। इस बीच जाकिर नाइक के चैनल पीस टीवी में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर काम कर चुके जुबैर खान ने नए खुलासे किए हैं। जुबैर का आरोप है कि 2006 मुंबई लोकल ट्रेनों में हुए सीरियल ब्लास्ट का आरोपी राहिल उसका वॉलंटियर है। इतना ही नहीं, जाकिर खुदा की जगह खुद को प्रमोट करता है और चैनल में भी काम करने वाले लोगों के लिए तरह तरह के सर्कुलर जारी करता रहता है। इसमें लोग इस्लाम के नाम पर जो है ना, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान है। चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, हम धर्म के नाम पे गले कटवा भी सकते हैं, काट भी सकते हैं, क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पूर्व प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय भी राजेंद्र कुमार के खिलाफ जांच की तैयारी कर रही है। ईडी राजेंद्र कुमार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करेगी। ईडी ने इसके लिए सीबीआई से जरूरी दस्तावेज मांगे हैं। इस बीच सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के केस में ही इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर आर.एस. कौशिक और पूर्व एमडी जी.के. नंदा को गिरफ्तार किया है। दोनों पर टेंडर नियमों के उल्लंघन का आरोप है। राजेंद्र कुमार पर
टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन कर एक कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई आज शाम तक बिजली उत्पादन शुरू करने की स्थिति में आ जाएगी। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड ने भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम को इस यूनिट से उत्पादन शुरू करने की इजाजत दे दी है। सूत्रों के मुताबिक बिजली उत्पादन शुरू करने की प्रक्रिया जारी है और रविवार देर शाम तक दूसरी इकाई से अंतिम तौर पर उत्पादन शुरू करने की स्थिति बन जाएगी। कुडनकुलम की दोनों यूनिट भारत रूस के साझा उपक्रम के तहत बनाई गई है। It's completely an anti-people move for the Nuclear Power Corporation of India to start the first approach to criticality in the unit number 2. अमेरिकी संसद में H-1B और L-1 वीजा पर रोक लगाने के लिए एक विधेयक पेश किया गया है। सांसदों के एक समूह ने यह बिल पेश किया है। बिल में H-1B और L-1 के आधार पर भारतीय कंपनियों की ओर से नौकरी दिए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो भारतीय कंपनियों पर H-1B वीजा पर 50 से अधिक कर्मचारियों या फिर 50% से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति करने पर रोक लग जाएगी। ब्रिटेन ने दूसरे जनमत संग्रह की मांग खारिज कर दी है। 41 लाख से ज्यादा लोगों के दस्तखत वाले पिटीशन को औपचारिक तौर पर खारिज करते हुए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि लोगों के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। दरअसल जनमत संग्रह के जरिए ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने का फैसला किया था। हालांकि ब्रेक्जिट के नतीजों के फौरन बाद ब्रिटेन में दूसरे जनमत संग्रह की मांग उठ गई थी, जिसके लिए लोगों ने ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए थे।